माया का मतलब ये नहीं है कि जगत मिथ्या। माया का मतलब है कि तुम जगत का जो अर्थ ले रहे हो, जगत में वो अर्थ है ही नहीं। कभी भी कोई भी वाणी समझनी हो, दोहा समझना हो, छंद समझना हो, श्लोक समझना हो, शुरुआत हमेशा दुख से करना, क्योंकि ये हल्के लोग नहीं थे। बड़ी समस्या है विचारकों के साथ, ज्ञानियों के साथ, चिंतकों, दार्शनिकों के साथ। वो सोच सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ों का विचार कर सकते हैं। किसी ने पूछा था एक बार किसी बौद्ध भिक्षु से, जगत का कौन सा अर्थ सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल कोई भी अर्थ सही हो सकता है, 3 अर्थों को छोड़ करके। बोले बताइए महाराज कौन से 3 अर्थ हैं? बोले जो अर्थ तुम लगा रहे हो पहला वो, जो अर्थ तुमने लगाया उसका जो विपरीत है दूसरा वो, और तीसरा। बौद्ध दर्शन की बात हो रही है और बौद्ध दर्शन का प्राथमिक संबंध जगत की वस्तुओं या उनके अभाव से नहीं है। बात सारी भाव अभाव की होगी, जगत के विषयों की उपस्थिति या अनुपस्थिति की होगी। पर इस सारी कथा के पीछे इसका नाम नहीं लिया जा रहा है, उसको सुनना और उसे सर्वोपरि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वो है मैं मेरा दुख। सारी कहानी मेरे लिए है और सारी कहानी मेरे दुख के कारण है। ये मैं लगभग हर सत्र में हर बार आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि इसको भूलना बड़ा आसान है, हमारा स्वार्थ है उसमें। मैं जैसा हूँ, मेरा दुख जैसा है, मेरी स्थिति जैसी है भीतरी वैसी बनी रहे, और मैं बाहर की विविध प्रकार की बातें करके ज्ञानी भी हो जाऊं। दुखी बने रहोगे ज्ञानी हो जाओगे तो दुखी ज्ञानी हो जाओगे, और अजीब लगोगे ना। दुखी बने हुए हो और बाहर से बहुत बातें कर रहे हो, 6 प्रकार की समाधि, 7 प्रकार के दोष, भाव अभाव, द्वैत अद्वैत, कितनी बातें कर दी, और मुंह एकदम निचुड़ा हुआ है वैसा ही जैसा हमेशा से था। देखो कैसे लगोगे। हम्म मुंह अपना सा है और कह रहे हैं कि 12.5 प्रकार के आनंद होते हैं। हम्म सेल्फी लेना अपनी, 12.5 प्रकार के। मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तुम ज्ञानी हो लेकिन दुखी ज्ञानी हो। जो ज्ञान तुम्हारा दुख नहीं काट सकता वो क्या है? जैसे गधे के ऊपर बोझ रख दिया, गधा गधा ही रह गया, बोझ और है उसके ऊपर। क्या काम आ रहा है? गधे के ऊपर तुम 100 किलो सोने का भी बोझ रख दो, हीरे रख दो 100 किलो गधे पर, 100 किलो हीरा तो बहुत होता है अरबों में। गधा क्या रहेगा? गधा तो गधा ही है ना। तो जो अपने ऊपर नजर नहीं रख रहा, उसको हीरे मोतियों वाला ज्ञान भी दे दो तो गधा तो। अभी हमने एक भाषागत गुस्ताखी कर दी और किसी ने टोका भी नहीं, गधा नहीं होता। आहट आई आनंद की। जैसे वहां कहीं किसी कोने में किसी ने रूम फ्रेशनर छोड़ा हो और थोड़ी थोड़ी यहां तक खुशबू आई हो। गधा एकदम ऐसा होता है जैसे ठंडक पड़ गई। हम्म समझ में आ रही है ना बातें? बड़ी समस्या है विचारकों के साथ, ज्ञानियों के साथ, चिंतकों, दार्शनिकों के साथ। उनको तीक्ष्ण बुद्धि मिली हुई है, बड़ी समस्या है, यही समस्या है।
इंटेलेक्ट बड़ी प्रबल है, वो सोच सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ों का विचार कर सकते हैं, ये ऐसा वो ऐसा, अरे बाप रे बाप ऐसा वैसा। और अक्सर आपकी हस्ती का जो हिस्सा सबसे मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा आप उसका इस्तेमाल भी करते हो ना। और जितना आप उसका इस्तेमाल करते हो वही मजबूत होता जाता है, और जो हिस्सा दुर्बल होता है उसका आप इस्तेमाल नहीं करते तो और कमज़ोर होता जाता है। हम्म। अभी पैरालंपिक्स हुए थे, इसमें आपने खिलाड़ियों की तस्वीरें देखी होंगी। यदि कोई पाँवों से दुर्बल है तो उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को देखिएगा, बाप रे बाप, आपसे दूना मजबूत होगा। घूंसा मार दे तो आप कहीं के न रहे। कोई एक पक्ष से, एक तरफ से, एक हाथ से अगर लाचार है तो उसका दूसरा हाथ बहुत मजबूत हो जाता है। जिनकी आंखें नहीं होती उनके कान ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, वो अपने कानों से आंखों का काम लेना भी शुरू कर देते हैं। हम्म। समझ में आ रही है बात? ये ज्ञानियों के साथ होता है। वो सब कुछ अपने फोरहैंड पर ही लेते हैं। फोरहैंड माने ये जो आसानी से चलता है, बैकहैंड माने ये पीछे। क्योंकि उनके पास अच्छी तीक्ष्ण इंटेलेक्ट है तो वो उसको और चलाते हैं, और चलाते हैं, चलाते ही जाते हैं। कोई इसमें समस्या नहीं है। समस्या तब है जब उसका इस्तेमाल वहां भी कर दो जहां उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं। वही कि सर्विस बैकहैंड पे है और उसको घूम करके फोरहैंड पर ले रहे हो, ये गलत है। कुछ समय तक चल सकता है, लंबा नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? उपनिषद कहते हैं विद्या विद्या दोनों चाहिए, फोरहैंड बैकहैंड दोनों चाहिए। आंख ऐसी चाहिए जो जगत को भी देखे और स्वयं को भी देखे। स्वयं की आपको बार बार याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि आज के प्रकरण में अहम, मैं, स्वयं, स्व ऐसा शब्द कहीं है नहीं। हम्म। बात जो हो रही है बड़ी तार्किक है, बड़ी सुंदर बात है। आचार्य कह रहे हैं कि कुछ यदि होता तो कभी मिटता नहीं, और कुछ यदि नहीं होता तो वो बीच बीच में प्रकट नहीं हो जाता। पर तुम जिस भी चीज को होता जानते हो वो कभी भी सतत नहीं होती, और तुम जिस भी चीज को कहते हो नहीं है, तुम कभी आश्वस्त नहीं होते कि नहीं है तो नहीं ही होगा। जो नहीं है उसके होने का खटका लगा रहता है, जो है उसके जाने की आशंका बनी रहती है। तो आज की बात है कि यदि होता तो स्थायी होता, यदि होता तो स्थायी होता, और स्थायी नहीं है तो हम होता नहीं मानते उसको। ये जो पक्के लोग होते हैं ना, सच्चे, ये ढील ढिलाव नहीं करते, ये बड़ी कड़ी शर्तें रखते हैं। ये ऐसा नहीं कि लुंज पुंज, हाँ वही ठीक है, मान लो ना, हाँ वही है, वही एक ही बात है ना। जैसे तुमने किसी को कहा कि हाँ भाई पैसे लौटा दे, उसने 100 रुपये लिए थे, 90 लौटा रहा है, तुम बोलो 90, बोले एक ही बात है। ज्ञानियों के यहाँ ऐसा नहीं चलता। वहाँ गणित जैसी कड़ाई होती है। 100 माने 99 रुपया, 99 पैसा भी नहीं, 100 माने 100। यदि कुछ है तो उसे सतत होना पड़ेगा, इतनी कड़ी शर्त है। और यदि कुछ अभी लग रहा है कि है और कल लगेगा कि, या मुझे लग रहा है कि है और आपको लग रहा है कि नहीं है, तो हम उसके होने को स्वीकार नहीं करते। फिर हम कहेंगे वो सत्य नहीं है, वो मत है। सत्य माने जो सचमुच है, मत माने ओपिनियन, परसेप्शन।
जो मेरे देखे है और आपके देखे नहीं है, या जो मेरे देखे अभी है कल नहीं होगा, या जो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अनुभव या प्रतीत होता है, वो सत नहीं होता, वो मत होता है। जो बदल जाए वो सत नहीं है। ये बड़े सरल सीधे लोग हैं, ये हमारी तरह चक्कर नहीं जानते कि नहीं है तो, पर नहीं भी है, हाँ मतलब नहीं, नहीं मतलब हाँ हाँ, हाँ 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 मैं आ रहा हूँ मतलब अभी कल आऊँगा। चलती है ना इस तरह की बातें। कहीं लेट हो रहे हैं, किसी ने पूछा क्या इतनी देर कर दी, बोला बस गेट पे ही हूँ, गेट पर ही हूँ। बोल रहा मैं तो खड़ा ही हूँ गेट पे, बोला मैं अपने गेट पे हूँ। तो ज्ञानियों के यहाँ ये सब नहीं चलता। वहाँ अगर आ रहा हूँ तो माने आ रहा हूँ, और बात निश्चित है, समय भी निश्चित है, प्राण जाए पर वचन न जाए। वहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ 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 ऐसे वैसे, कोई फलानी चीज़ है लेके आना था भूल गए तो बोले बस 5 मिनट में जाता हूँ लेके आता हूँ। 5 मिनट में तो तू पार्किंग तक भी नहीं जा पाएगा, और जहाँ तुझे जाना है वो जगह ही 15 मिनट दूर है। लेकिन हम कितनी आसानी से कह देते हैं ना, नहीं 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 बस मैं 5 मिनट में गया और आया। ये सब नहीं चलता। है तो है, और नहीं है तो नहीं है। तो सत्य बस वो है जो आंखों का धोखा नहीं है, जो मन की लहर नहीं है कि अभी लगा कि है और छिन चाढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए। वो वाला नहीं है कि एक क्षण चढ़ा और अगले क्षण लहर गिर गई, कुछ नहीं, ज्वार भाटा वाला काम नहीं है। इसी तरह से किसी बात को कह रहे हो नहीं है, तो फिर वो नहीं ही होनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं है वो फिर, ये सब नहीं है। हुँ? तो एक दूसरे कोण से आज सिद्ध करा है कि तुम जो ये पूरा अस्तित्व जानते हो, जिसमें बीइंग और नॉन बीइंग होती है, प्रेजेंस और एब्सेंस होती है, ये पूरा अस्तित्व ही शून्य है। कैसे? क्योंकि तुम्हारी दुनिया में कुछ चीजें तुम कहते हो कि हैं, और कुछ चीजें कहते हो कि, जो तर्क की श्रृंखला है उसको समझ लीजिए, फिर मैं पर वापस आऊंगा। ठीक है? आप कहते हो ये दुनिया है, हाँ? और दुख काटने के लिए यही सिद्ध करना बहुत जरूरी है कि दुनिया को जैसा तुम समझते हो कम से कम वैसी तो नहीं है। क्योंकि दुनिया अगर वैसी है जैसा आप उसको कहते हो, तो फिर कामना होगी, और कामना ही क्या है? सामने चीज़ें लटक रही हैं, अगर वो सचमुच वैसी ही हैं जैसी आप उनको देखते हो, तो जो कुछ लटक रहा है उसके लिए आपके मन में लालच भी आएगा, और लालच ही क्या बनेगा? दुख बनेगा। दुख काटने के लिए कामना काटनी ज़रूरी है, और कामना काटने के लिए संसार के प्रति आप में जो दृष्टि है वो काटनी ज़रूरी है। हम पूरी श्रृंखला समझना चाहते हैं जो आज का तर्क है। उपचार किसका करना है? और ये हमेशा के लिए सूत्र है, बस आज के लिए नहीं। कभी भी कोई भी वाणी समझनी हो, दोहा समझना हो, छंद समझना हो, श्लोक समझना हो, शुरुआत हमेशा दुख से करना। क्योंकि ये हल्के लोग नहीं थे, ये बकबक नहीं करते थे व्यर्थ। ये नहीं है कि खाली बैठे हैं तो अपना वाग विलास कर रहे हैं, कुछ था नहीं तो ऐसे ही कुछ लिखने लग गए। ये ऐसे लोग नहीं हैं। इन्हें कुछ नहीं होगा तो चुप पड़े रहेंगे, मौन पड़े रहेंगे। इन्होंने अगर कुछ कभी बोला है तो अपने लिए नहीं बोला है, आपके लिए बोला, और आपसे तो एक ही चीज़ बोली जा सकती है जो आपका दुख दूर करे। तो कभी भी आध्यात्मिक साहित्य में आपके पास चाहे कोई छोटा सा मंत्र आए या बड़ी लंबी कथा, उसका उद्देश्य सदा एक होगा, क्या? दुख का निदान। ठीक है ना? तो कभी कुछ सामने आ जाए और समझ में ना आ रहा हो कि इसका अर्थ करना शुरू कैसे करें, तो शुरुआत कहाँ से करना? दुख से। शुरुआत ठीक रहेगी तो आगे भटकने का संभावना कम रहेगी थोड़ी। तो दुख है, दुख तभी होगा जब कामना होगी, और कामना के लिए विषय चाहिए, और विषय तभी होगा जब आपको ये सब जो दिखाई दे रहा है आप इस पर विश्वास करोगे। विषय के लिए विश्वास चाहिए ना। गुलाब जामुन की ओर लपकोगे क्या अगर संदेह है कि पता नहीं गुलाब जामुन है या प्लास्टिक है? वहां लटका हुआ है गुलाब जामुन, उसकी ओर कब लपकते हो?
जब विश्वास पूरा रहता है कि है। तो जो यहाँ पर जो तकनीक लगाई जा रही है, जो विधि है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ये है कि तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया जाए। तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया जाए। किससे? जगत से। ठीक है ना? तो जगत से विश्वास टूटेगा तभी जगत के प्रति कामना नहीं रहेगी। जब कामना नहीं रहेगी तो फिर दुख नहीं होगा। अब जिसको आप जगत कहते हो, जगत माने क्या होता है? भाव और अभाव। इस पूरे यहाँ पूछूं कक्ष में क्या है तो आप क्या बोलोगे? दो कुर्सियां हैं, दो कुर्सियों के बीच में जगह है। और दो कुर्सियों के बीच में बिल्कुल भी जगह ना हो तो दो कुर्सियां नहीं हुई, एक कुर्सी हो गई। ठीक है ना? भाव है और अभाव है। भाव और अभाव ही तो संसार है ना? या संसार में कोई तीसरी चीज भी है? आपके देखे दुनिया में क्या है? या तो है या नहीं है। कुछ है या तो कुछ नहीं है। ये मनुष्य है, ये कुर्सी नहीं है। वो कुर्सी है, वो कपड़ा नहीं है। ठीक है ना? ऐसे ही संसार का पूरा खाका खींचता है मन में। तो आचार्य कह रहे हैं बेटा, मैं किसी चीज को हुआ तब मानूं ना जब वो सिर्फ अभी ना हो। कुछ हुआ तो हुआ रहे, और कुछ नहीं है तो नहीं रहे। जो खाली है वो भर जाता है, जो भरा हुआ है वो खाली हो जाता है। तो मैं क्या बोलूं क्या है क्या नहीं है? और यदि भाव में स्थायित्व तो नहीं तो मैं उसको भाव नहीं मानूंगा। अभाव में भी अगर स्थायित्व तो नहीं तो मैं उसको अभाव नहीं मानूंगा। तो यदि ना भाव है ना अभाव है तो फिर संसार ही नहीं, क्योंकि संसार माने क्या था? भाव धन अभाव। भाव और अभाव को जोड़ दो तो पूरा संसार बनता है ना? न भाव पक्का है न अभाव पक्का है, तो फिर कच्चा क्या निकला? सकल संसार। ये पूरा संसार ही कच्चा निकला, क्योंकि जो इसमें होता दिखता है वो भी आंखों का धोखा है, और जो इसमें न होता दिखता है वो भी धोखा है। आ रही बात समझ? ये सब कुछ कहा आपके लिए जा रहा है, क्योंकि दुनिया को सच मानते हो तभी उसकी ओर लपकते हो तो फट से नीचे गिरते हो, वही दुख है। लपकने में समस्या नहीं है, प्लास्टिक लपकने में समस्या है। कोई अपने आप को भूखा मानता हो और वो खाने को लपकने दौड़े, हम उसको कैसे दोष देंगे? पर समस्या तब है जब भूखा आदमी प्लास्टिक के रसगुल्ले की ओर दौड़े। एक तो वैसे ही तुम्हारा पेट खाली कमजोर हुआ पड़ा होगा, और तुमने लपक क्या लिया? प्लास्टिक। क्या पाओगे? और मरोगे। एक तो वैसे ही तुम्हारी हालत खराब थी, क्षुधा तृष्णा के मारे तुम आदमी। क्षुधा तृष्णा क्या बनेगी आंतरिक अर्थ में? अज्ञान। वैसे ही अज्ञान के मारे जीव हो, और जा करके कोई ऐसी चीज ले आए जो है ही नहीं जैसी दिखती है, और उसको पेट में और डाल लिया। सोचो, खाली पेट में प्लास्टिक डाल लिया है। भरे पेट में प्लास्टिक डालते तो फिर भी शायद वो निकल जाता खाने के साथ। खाली पेट में प्लास्टिक डालोगे सब चीर देगा। और भूख तो नहीं मिटेगी, वो तो अलग ही बात है। समझ में आ रही बात ये? ये दोनों दोष भाव के कारण ही जन्म लेते हैं। भाव के कारण ही क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि विषय सदा आप भाव को ही बनाते हो। हाँ, भाव का होना अभाव पर निर्भर करता है। किसी भी चीज की उपस्थिति उसकी अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। पर आप कभी ये नहीं कहोगे कि आपको बहुत कामना है अनुपस्थिति की। आपको कामना हमेशा भाव की रहती है, उपस्थिति की रहती है। एफर्मेटिव कोई चीज होती है। अनुपस्थिति तो कामना नहीं करते ना। इस कमरे में आओगे, यहाँ पे बहुत सारा खाली आपको स्थान दिखेगा, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि आपको खालीपन की कामना है। हाँ, खाली जगह में कुछ रखा होगा तो आप उसकी कामना करने लग जाओगे। तो कामना भाव की होती है। और भाव उस उस पल की प्रतीति होता है। जिस वक्त लग रहा है कि है, वो क्षण हम पर बहुत हावी हो जाता है। क्षण बीत जाता है, लेकिन अपने पीछे बहुत सारा अवशेष छोड़ जाता है, घाव छोड़ जाता है। उसको आप ढोते रहते हैं।
एक के बाद एक क्षण आते रहते हैं। हर क्षण अपने साथ अज्ञान का और उत्तेजना का एक नया मौका बल्कि खतरा लेकर आता है। हम मौके को लपकने के फेर में खतरे के शिकार हो जाते हैं। क्षण बीत गया, जो शिकार हो गया तो शिकार हो गया ना। और उसका जो कुछ बचा खुचा था, अगले क्षण फिर एक मौका आया, फिर वो उस मौके का शिकार हो गया। ये हमारी जिंदगी की कहानी चलती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे मूर्खतापूर्ण कृत्यों का बोझ हमारे ऊपर और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक क्षण ने आपसे कुछ खरीदारी करवा ली, क्षण तो बीत गया, पर जो खरीदा है एकदम व्यर्थ का कचरा, ऊंचे दामों पर। उसका दाम तो चुकाना पड़ेगा ना। क्षण बीत गया, दाम तो नहीं बीत गया। क्षण बीत गया, दाम चढ़ गया। कहाँ? कर्ज की तरह सर पर। या ऐसा होता है कि क्षण बीत गया तो कर्ज भी बीत गया? होता है ऐसा? कहीं खूब खा पी लो और फिर वो आए बिल लेकर के, उससे कहो खाना है कहाँ? जो बचे ही नहीं सकता उसका दाम क्या? अनित्य था, असत था, भाव रूपी अभाव था। कुछ नहीं। कामना में फंसे हो, अब दाम चुकाओ। ज्ञान मत बताओ, ज्ञान नहीं काम आएगा। आ रही बात समझ में? माया और कुछ नहीं है। जो सामने है तथ्य रूप में, उसको कामनाग्रस्त आंखों से देखना ही माया है। चीज का होना धोखा यदि है भी तो पारमार्थिक तल पर होगा धोखा। लेकिन चीज का आप जो अर्थ निकालते हो, वो है वो धोखा जो जीवन को नर्क बना देता है। माया का मतलब ये नहीं है कि जगत मिथ्या। माया का मतलब है कि तुम जगत का जो अर्थ ले रहे हो, जगत में वो अर्थ है ही नहीं। माया का मतलब है जगत से जो तुम अर्थ ले रहे हो, जगत में वो अर्थ है ही नहीं। पर तुम्हारी काम लोलुप आंखें वो भी देख रही हैं जो है ही नहीं। हम्म। अभी पिछले महीने आईआईटी में रॉन्डेवू हुआ, या शायद इसी महीने। मुझे याद ऐसे आया कि कम्युनिटी पे बहुत सारे वीडियोस आए और फोटो आई कि आईआईटी दिल्ली में हमने बुक स्टॉल लगाया है। शायद रॉन्डेवू में ही लगाया है। वो वहाँ का फेस्टिवल होता है, एनुअल कल्चरल फेस्टिवल। तो आप लोगों ने वहाँ पे तस्वीरें वगैरह डाली। तो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। तो हमारा 350 लोगों का बैच था, उसमें कुल 13 लड़कियां थीं। तो सुबह से लेके शाम तक एक ही लिंग के दर्शन होते रहते थे। वो 13 भी, उन पे भी संगति का ऐसा असर पड़ा था। जिनके साथ रहो वैसे ही हो जाते हो। तो वो बस नाम की लड़कियां बची थी। रॉन्डेवू में इधर से उधर से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से और तमाम जगहों से आए। हफ्ता 2 हफ्ता पहले से सतत उत्तेजना हॉस्टलों में व्याप्त रहे। अहर्निश कोई कुछ भी कर रहा है वो उत्तेजित है। पढ़ाई कर रहा है तो भी, सो रहा है तो भी, जग रहा है तो भी, खा रहा है, नहा रहा है। अब वहां पे मान लो डीयू की 4-5 लड़कियों का झुंड खड़ा हुआ है। कुछ नहीं करना होता था। किसी को बेवकूफ बनाना है तो 4-5 यहाँ लड़के हमारे खड़े हैं, उसको
बस एक बार ऐसे इशारा करना, वो जो है ना वो गुलाबी वाली, वो तुझे देख रही है। और वो बिल्कुल 180 डिग्री पे खड़ी है इनसे, एकदम पीठ। ये भी नहीं कि 2 डिग्री 4 डिग्री भी ऐसे वैसे हो। और उसको ऐसे बस 2 4 बार खुजली करनी है, वो देख रही तुझे। 3 या 4 दिन फेस्ट चलता था, 4 दिन वो नजर नहीं आता था। उसको लगातार यही लग रहा होता था, वो देख रही है मुझे। यही माया है। लड़की थी, पर लड़की तुम्हें देख नहीं रही थी। तुम्हें देख भी रही थी तो उसके देखने का वो अर्थ नहीं है जो तुम लगा रहे थे। वो तुमको ऐसे देख रही थी कि माय गॉड, सच अ ज़ॉम्बी व्हाट। वो तुम्हें देख रही थी कि पुलिस वालों को हुलिया क्या बताना है। साइको परवर्ट स्टॉकर। और जैसे ही तुमको ऐसे देख रही कि हुलिया बताऊं पुलिस वालों को, 5 फीट 2 इंच का है टीटू, और हो रही जा रहा है। और उसने ऐसे देखा और तुम्हें क्या लग रहा है? ये माया है। समझ में आ रही है बात? जगत मिथ्या का ये नहीं मतलब है कि लड़की थी ही नहीं। अद्वैत मत के ऊपर ये बड़ा अभियोग लगता है। अच्छा, अद्वैतवादी हो, मायावादी हो, तो तुम्हारे देखे तो एक खंभा होगा ही नहीं, जाके सर मार दो इसमें। बड़ा मजा आता है। नहीं, अद्वैत ये नहीं कहता कि खंभा नहीं है। व्यवहारिक तल पर खंभा है, पर खंभे का वो अर्थ नहीं है जो तुम लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में स्वार्थ भरा है। आंखों में स्वार्थ भरा है तो तुम खंभे के ऐसे ऐसे अर्थ ले रहे हो जो बेचारे खंभे में है ही नहीं। इसीलिए आज आचार्य नागार्जुन कह रहे हैं कि सारा भाव मिथ्या है, शून्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी भवित यानी अस्तित्वमान प्रतीत हो रहा है वो नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जगत को तुमने जो भी अर्थ दे रखे हैं, सब के सब गलत हैं। किसी ने पूछा था एक बार किसी बौद्ध भिक्षु से, जगत का कौन सा अर्थ सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल कोई भी अर्थ सही हो सकता है, 3 अर्थों को छोड़ करके। बोले बताइए महाराज कौन से 3 अर्थ हैं? बोले जो अर्थ तुम लगा रहे हो पहला वो, जो अर्थ तुमने लगाया उसका जो विपरीत है दूसरा वो, और तीसरा पहले और दूसरे के अलावा जितने भी अर्थ हो सकते हैं वो। जगत के बस 3 अर्थ गलत होते हैं, बाकी सारे सही हैं। जो तुमने लगाया वो गलत है, जो तुमने लगाया उसका जो बिल्कुल विपरीत है वो गलत है, और पहले और दूसरे के अलावा कोई और अर्थ अगर लगाओ तो वो गलत है। इनके अलावा बिल्कुल सारे सही अर्थ है। मतलब समझ रहे हो? तुम दाएं सोचो तो दायां गलत है, तुम बायां सोचो तो बायां गलत है, और दाएं बाएं के बीच में तुम ऊपर नीचे जो कुछ सोच लो वो गलत है। उसके अलावा मौसी बाकी सब बढ़िया है। बस यही थोड़ा सा ऐब रह जाता है हमारे दोस्त की दृष्टि में, बाकी बहुत बढ़िया है। जो अर्थ वो लगाए एकदम ठीक है। हुँ? अच्छा, तो बाएं की तरफ भी जाते हैं तुम्हारे दोस्त, वामपंथी हैं? नहीं मौसी, वो तो ऐसा है कि जब दाएं तरफ ज्यादा चले जाते हैं और गंवरई ही देखते हैं तो कभी कभार बाएं को मुड़ जाते हैं। समझ में आ रही है बात? जो कुछ भी बताओगे वो बेड़ा गर्क करने वाला ही होगा, और ये मौका भी नहीं पाओगे कि वहां टंकी पे चढ़ जाओ और बोलो सुसाइड। वो सब फिल्मों में होता है। जब तक दुनिया तुम्हारे देखे वैसी है जैसी तुम समझते हो, जब तक तुम्हें विश्वास बहुत है विषयों पर, विषय पर विश्वास माने विषय को तुमने जो अर्थ दिया उस पर विश्वास, जो अर्थ तुमने दिया है, माने विषय पर विश्वास माने खुद पर विश्वास। तो सारा अध्यात्म बस तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने के लिए, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा नरक है।
कोई विषय थोड़ी चिल्ला के बोलता है मैं विषय हूं, हाय हियर हेलो। विषय आता है, तुम ही कूद कूद के जाते हो, ये विषय है, ये ऐसा करेगा, ये वैसा करेगा। बताओ ना, वो चीज अगर वैसी ही है जैसी तुम दावा करते हो, तो अगले क्षण बदल कैसे गई? बताओ। हम्म। अब 3 दिन तक टीटू उसका पीछा करते रहे। तीसरे दिन उसने दुखी होकर के, बिल्कुल चिढ़ करके पुलिस बुला ली और टीटू पे ले गए। दुखी होना चाहिए, पर इस बात पर नहीं कि पुलिस वालों ने सूता है खूब। दुखी इस बात पर होना चाहिए कि 3 दिन तक मुझे वो क्यों दिखा जो था ही नहीं। ये होना चाहिए विचार का विषय। क्योंकि 3 दिन तक जो हुआ, अगर आगे भी होगा तो आगे भी पिटोगे। बात अभी ये नहीं, पुलिस वालों ने 2 जड़ दिए, इससे ज्यादा नहीं कुछ करते, वो आशिक इतने में निपट जाते हैं। इधर से हुस्न जाता है, इधर से आशिकी, साफ बिल्कुल। बस एक दिन के लिए, अगले दिन फिर वापस। सवाल ये होना चाहिए, दुख का विषय ये होना चाहिए, और दुख से मेरा यहां आशय आत्मविचार, थोड़ी ग्लानि, कि 3 दिन तक मैं कौन था। 3 दिन तक कौन सी बदहवासी छाई थी जो मैं सोच रहा था कि ये परी मेरे इश्क में गिरफ्तार हो गई है। अब वो खड़ी हुई है पुलिस वालों से, कह रही है अंकल और लगाओ 2 इसको। 3 दिन तक मैं कौन था? ऐसा कैसे हो गया कि 3 दिन तक मैं लगातार जिसको सत समझ रहा था, हम्म, वो एक झटके में पता चलता है कि था ही नहीं। ये माया है। तो ये माया की कौन सी शक्ति है? प्रक्षेपण। सुपर इम्पोजिशन। लड़की है, लड़की को तुमने हटा नहीं दिया है, उस पर कुछ सुपर इम्पोज करा है, उसके ऊपर कुछ पहना दिया है। तुमने क्या बना दिया उसको? आशिक लड़की। लड़की तो है, ठीक है, व्यवहारिक तल पर हम नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष नहीं होते, होते हैं। पेड़ हाँ होता है, सड़क हाँ होती है, पहाड़ नदी होते हैं। सुपर इम्पोजिशन जो है, तुम उसके ऊपर अपने द्वारा आपूरित अर्थ चादर की तरह चढ़ा रहे हो, सुपर इम्पोज कर रहे हो। जैसे गाड़ी खड़ी हो और गाड़ी पर आप कपास की एक चादर डाल दो, ठीक, अपनी ही गाड़ी पर कॉटन का आपने कवर चढ़ा दिया, और फिर बोलो ये क्या है सामने? वो एक कपास का ढेर है, कपास का ढेर है, वो लोहे की गाड़ी है, वो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उत्पाद है, और तुमने जाकर के उस पे ऐसे एक कवर डाल दिया है, और क्या बोल रहे हो अपने, देखे कपास का ढेर है। और कोई पूछे कैसे, तो जाके छू के भी बता रहे हो, ये देखो ना, ये कॉटन है कि नहीं है? होगा, तुम्हारा है, गाड़ी का नहीं है, तुम्हारा है, सुपर इम्पोज्ड है, आरोपित है, प्रक्षेपित है। जगत है, वेदांत नहीं कहता कि जगत नहीं है। जगत नहीं है तभी कहना, जब भी कह दो कि ये जो देह है ये भी नहीं है। जब तक ये देह है तब तक जगत है। तो मूर्ख मत बनिए, ये नहीं कहा जा रहा आपसे कि ये दुनिया नहीं है, पर ये दुनिया वो नहीं है जो आप इसको समझ रहे हो। एकदम आखिरी छलांग लगाने के फेर में मत रहा करिए। क्या आचार्य नागार्जुन शून्य शून्य बोलते हैं, तो माने सब शून्य है, कुछ नहीं है।
एक मच्छर काट जाए तो खुरचना शुरू कर देते हो, और जगत शून्य है। मच्छर तो शून्य हुआ नहीं आज तक, कि हुआ है? मच्छर शून्य हुआ? मच्छर शून्य नहीं है, पूरा ब्रह्मांड शून्य है। क्या खाते पीते हो? जगत है, जगत है, जगत ही नहीं है। ये बात तभी बोलना जब बोलने के लिए कोई रहे नहीं, माने ये बात कभी नहीं बोली जा सकती। जगत नहीं है ये बात तभी बोलना जब कोई बोलने वाला भी ना बचे। वो बिल्कुल आखिरी सत्य होगा, पारमार्थिक आखिरी, वो इतनी आखिरी बात है कि उसको बोलने का हमारा कोई हक नहीं। जगत है, हमारे लिए तो जगत है। हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि जगत को जो तुम समझ रहे हो उस पर बार बार पुनर्विचार करो। पूछो कि वो है कि मैं हूं, वो है कि मैं हूं, वो गाड़ी है या गाड़ी पर मेरे द्वारा चढ़ाया गया आवरण है। ज्ञानियों ने कहा है तुम हर चीज के ऊपर स्वयं को बिठा देते हो। तुमने जब भी किसी विषय के बारे में कुछ कहा है, तुमने विषय के बारे में नहीं, अपनी कामना के बारे में कुछ कहा है। स्त्री को पत्नी बोलते हो, वो पत्नी थोड़ी है, वो स्त्री है। स्त्री बोलते हो, स्त्री भी वो बाद में मनुष्य है। पत्नी कैसे हो गई? बताओ ना। कामना ना हो तो पत्नी है क्या? बस यही बात है। तो पत्नी बोल रहे हो, पत्नी बोलने में उसका लिंग निहित है, स्त्री तो बोल ही रहे हो। तो स्त्री तो तुम मान रहे हो कि वो है, स्त्री नहीं होती तो पत्नी भी नहीं होती, पर स्त्री के ऊपर तुमने कुछ चढ़ा दिया और अब क्या बोल रहे हो उसको? पत्नी। जो भी चढ़ा दिया, कंगन चढ़ा दिया, मंगलसूत्र चढ़ा दिया, सिंदूर चढ़ा दिया, जो भी चढ़ा दिया। और धर्मों में और जगहों पर कुछ और चढ़ाया जाता होगा, पर कुछ तुमने उसके ऊपर चढ़ा दिया, और जो तुमने उसके ऊपर चढ़ा दिया तुम उसी का नाम लेके बोल रहे हो पत्नी है। तुमने उस पर जो कुछ चढ़ाया है वो नहीं चढ़ाया होता तो क्या पत्नी बोलते? तो क्या वो पत्नी हो सकती थी बिना तुम्हारे? आपने उस पर कुछ चढ़ाया है, ठीक है ना? एक स्त्री थी, उसके ऊपर आपने कुछ जोड़ दिया, कुछ जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद अब आप क्या कह रहे हो? पत्नी है। तो माने आप किसको पत्नी बोल रहे हो? जो कुछ आपने जोड़ा है उसको पत्नी बोल रहे हो। ये माया है, ये माया है। ये बिल्कुल वैसी सी बात है ना कि गाड़ी के ऊपर कवर चढ़ा दिया और अब उसको क्या बोल रहे हो कि तो कपास का ढेर है। हम नहीं कह रहे कि कपास वहां है नहीं, हम कह रहे हैं कपास है तो, पर वो कपास तुम्ही ने उस पर चढ़ाया है। हम नहीं कह रहे कि वो पत्नी नहीं है, वो पत्नी है तो, पर वो पत्नी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पति बने बैठे हो। पत्नी होना उसका तथ्य नहीं है। पत्नी होना कामना का वो रिश्ता है जो तुमने उससे बैठाया है। ये माया है। अब चोट खाओगे, क्योंकि पत्नी होना भाव की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं आचार्य यहां पर? वो भाव भाव नहीं जो अभाव में तब्दील हो जाए। अब स्त्री होना बदल जाए ये जरा मुश्किल है। कोई लड़की लड़की पैदा हुई है तो 99.99999% संभावना है कि मरेगी भी लड़की। ठीक, तो उस चीज को हम लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं? सत है नहीं। सत का इस्तेमाल वास्तव में इन मुद्दों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, पर हम समझाने के लिए। तो लड़की है ये बात तो बदलने वाली है नहीं, पर पत्नी है ये बात, और सुंदर पत्नी है ये बात, मुझे बहुत प्यार करने वाली पत्नी है ये बात, वाक्य खत्म होने से पहले बदल जाएगी। और तुम ये सब बातें करते नहीं, इनमें निवेशित हो जाते हो। अब दुख पाओगे। कामना, विषय, संसार, माया, दुख, एक ही कोटि के शब्द हैं।
संसार में वस्तुएं हैं, ठीक है, और कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती। जिसको तुम सबसे बेकार वस्तु बोलते हो, अगर दिमाग संतुलित हो, अहम मर्यादित हो, तो एक से एक घटिया चीजों के लिए भी सदुपयोग निकाले जा सकते हैं, निकाले गए हैं। हमने मिट्टी खोद खोद करके उसमें से ऊर्जा निकाल ली, हमने मिट्टी खोद खोद के उसमें से खनिज निकाल लिए, हीरे निकाल लिए। करा है कि नहीं करा है? तो वस्तु तो कुछ नहीं गड़बड़ होती। दिक्कत होती है जब वस्तु के ऊपर अपनी छाया डाल दी जाती है और अपनी छाया को उस वस्तु की सच्चाई समझ लिया जाता है। अपनी छाया को उस वस्तु की सच्चाई मान लिया। मुझे आप बताइएगा, थोड़ा विचार प्रयोग करके, चाहें तो बाद में बता दीजिएगा, कम्युनिटी पे लिख दीजिएगा, क्या आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा है जिस पर आपकी छाया ना पड़ी हो? बताइएगा। बच्चा प्यारा है ना? आपका ना होता, किसी और का होता तो बिल्कुल यही बच्चा कितना प्यारा होता। तो ये प्यार है, आपकी छाया है? बिल्कुल वही बच्चा हो, बिल्कुल वही बच्चा हो, पड़ोसी का हो, या ऐसे मान लीजिए कि पड़ोसी का बच्चा है, उतना ही प्यारा है जितना आपका। पर क्या उतना प्यारा है? इसलिए नहीं प्यारा है क्योंकि आपकी छाया नहीं पड़ी है उस पर। ठीक। तो हमारी जिंदगी में क्या कुछ भी ऐसा है जिसका हमसे रिश्ता हो बिल्कुल उसी रूप में जैसा वो है? जैसा वो है वैसा तो हम कभी जान ही नहीं पाते। वैसा जानने के लिए पहले हमें आत्मसंतुष्ट होना पड़ेगा, अपने आप में पूरा होना पड़ेगा। मैं अपने आप में ठीक हूं तो मैं सामने वाले को वैसा देख सकता हूं जैसा वो है। थिंग्स एज दे रियली आर। वो सिर्फ तभी दिखाई पड़ेगा जब तुम भीतर से ललचाए, बौराए, डराए न घूम रहे हो। जो भीतर से परेशान है वो दुनिया नहीं देखता, वो दुनिया के ऊपर, हाँ, अपने स्वार्थपूर्ण, अपने अनुरूप कुछ अर्थ डालता है और उन अर्थों को देखता है, और अर्थों को ये नहीं कहता कि मेरे द्वारा दिए गए अर्थ है, ये दुनिया है, ये दुनिया है। वो दुनिया नहीं है। दुनिया तो अच्छी भी नहीं है, दुनिया तो बुरी भी नहीं है। दुनिया तो दुनिया है, अच्छा बुरा ये सब तो अहम सापेक्ष होता है। अहम होता है जैसे कुछ पसंद कुछ नापसंद और ये और वो सब होता है, नहीं तो सब कुछ है। तीन गुण हैं, पंच तत्व है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में बात करो तो लगभग 110 125 एलिमेंट्स हैं। यही दुनिया है। या और बढ़ गए? कितना हो गया पीरियोडिक टेबल अब? आखिरी बार 104 था, थोड़ा बढ़ा के बोल दिया मैंने। यही है दुनिया। आयोडीन नाइट्रोजन से ज्यादा मर्यादित है क्या ऐसा? रेडियम क्लोरीन से ज्यादा कृपालु है ऐसा? मैंगनीज और कार्बन में से कौन ज्यादा प्रेमी है? ये तो दुनिया है। दुनिया माने यही सब कुछ। इसमें क्या ऊंचा क्या नीचा। पर जब आप वस्तुओं पर अपनी छाया डाल देते हो तब कुछ प्यारा हो जाता है, और कुछ ये बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा। ये बड़ा प्यारा क्यों है? देखो ना उसकी शक्ल कितनी प्यारी है। अब शक्ल तो एक ज्यामितिक आकार है कि नहीं है? उसमें प्यारा न प्यारा क्या होता है? आपका बच्चा हो, स्कूल जाता हो, वो आकर के बोले कि पेंटागन्स आर मच मोर ब्यूटिफुल देन ट्रायंगल्स, तो आप एक लगाओगे, कहोगे पागल। तो एक शक्ल दूसरी शक्ल से प्यारी कैसे हो सकती है? ये भी तो एक ज्योमेट्री है। इसमें ऐसा क्या है? बताओ ना। पर आप देखते ही बोल देते हो, ओ ले ले, क्या प्याली शक्ल है। और प्याली शक्ल अकल कुछ नहीं है।
तुम्हारा कोई स्वार्थ है जो एक प्रकार की शक्ल से पूरा होता है, तुम्हारा कोई स्वार्थ है जो एक प्रकार की शक्ल से पूरा होता है, तुमने उसको प्यारा बोल दिया। वो कुछ भी हो सकता है, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी। बात ये नहीं है कि ऑक्टागन्स आर इनहेरेंटली बेटर, बात यह है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो ऑक्टागन्स की कामना कर रहा है। अभी वो फिल्म आई थी एनिमल, उसमें वो सामने जा रही होती है लड़की शुरू शुरू में ही, तो पीछे से उसके देखता है हिप्स को, नितंब को, और बोलता है यू हैव ब्यूटीफुल हिप्स, यू विल मेक अ वंडरफुल मदर। उसके बाद वो उसको प्रेम प्रस्ताव देता है, और पता नहीं शादी से पहले शादी के बाद वो प्लेन में सेक्स वगैरह करते हैं। वो लड़की सुंदर क्यों है? क्योंकि इसके भीतर कुछ बैठा है जो देख रहा है कि ये इसके हिप्स का जो आकार, अब हिप्स तो हिप्स होते हैं, उसमें सुंदर असुंदर क्या होता है? कुछ भी नहीं। पर चूंकि तुम शरीर से एक मेल हो और तुम्हारी बायोलॉजी कह रही है कि तुमको कोई चाहिए इंसेमिनेट करने के लिए, तो तुम उसको ब्यूटीफुल बोल रहे हो। हिप्स का वो जो पर्टिकुलर आकार है जिसके कारण वो उसको बोलता है कि यू विल मेक अ वंडरफुल मदर, वो इसके भीतर का पुराना जंगली पुरुष बोल रहा है, जिसका एक ही काम था, क्या? किसी तरीके से अपना वंश आगे बढ़ाना। समझ में आ रही है बात? नहीं तो हिप्स का ये शेप हो कि ये शेप हो कि ये शेप हो, क्या फर्क पड़ता है? कैसा भी हो सकता है। हिप्स तो हिप्स है, हिप्स डोंट लाई। लेकिन वो उसको देख रहा है पीछे से, पिछवाड़ा देख के बिल्कुल बोल रहा है आई एम प्रपोजिंग टू यू। वो भी मान गई। अगर इस तरीके से लड़के पढ़ते हैं तो अपनी डीपी प्रोफाइल वगैरह में ऐसे आंख, नाक, कान, मुंह, आंख की जरूरत ही क्या है? ऐसे नितंब चिपकाओ आप। और ये विधि कारगर भी होगी, क्योंकि ज्यादातर लड़के जो देख रहे हैं लड़कियों की, और इसीलिए देख रहे हैं, हाउ फर्टाइल वुड शी बी, ये बात वो कॉन्शियसली नहीं जानते, पर फ्रॉयड और उनके चेले कार्ल यंग हमको बता गए हैं कि कॉन्शियस माइंड तो बहुत छोटा सा होता है। तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें कहीं ज्यादा बड़ा रोल तुम्हारी अनकॉन्शियस का है। समझ में आ रही है बात? गोल चौकोर से बेहतर नहीं, और जो चौकोर है वो त्रिकोण से बेहतर नहीं। यहां सब एक जैसा है। बिल्कुल वही बात हो जाएगी। फिर कह रहा हूं कि कार्बन मैग्नीशियम से बेहतर होता है। कोई क्या बात कर रहे हैं? कार्बन इज मोर कंपैशनेट देन मैंगनीज। कैसा लग रहा है सुनने में? मूर्खता की बात है ना, प्रकृति है। तो वैसे ही गोल है, चौकोर है, बड़ा है कि छोटा है, तो प्रकृति की बात है, इसमें कोई ना ऊंचा ना नीचा। लेकिन हमारी आंख किसी को बेहतर और किसी को हीन बना देती है। जो ये समझ गया वो कामना से मुक्त हो जाता है। वो फिर विषयों की गुलामी नहीं करता। वो कहता है ये जो मुझे इतना सुंदर लग रहा है ना, वो नहीं सुंदर है, मेरी कामना उसे सुंदर बना रही है। उसमें कोई सुंदरता नहीं है। मेरी कामना उसके ऊपर सुंदरता प्रक्षेपित कर रही है, और यही माया है। माया की दो शक्तियां कौन सी हैं? प्रक्षेपण और आवरण। आवरण माने छुपा देना, विलोप। सच्चाई छुपा देना और कामना को प्रक्षेपित कर देना, यही माया है। जो कुछ भी जैसा दिखाई दे रहा हो, उसके लिए निसर्ग दत्त महाराज का बहुत प्यारा सूत्र। वो बोलते थे उधर देखता हूं, वो जैसा भी दिखता है, मैं बोलता हूं मैं हूं। वो नहीं है, मैं हूं। वो बुरा लग रहा है, मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो उससे खतरा पा रहा है, तो मुझे वो बुरा लग रहा है। अन्यथा वो बात समझ में आ रही है? इट्स ऑल रिलेटिव टू मी। हेंस एवरीथिंग, इफ ट्रू एट ऑल, इज जस्ट रिलेटिवली ट्रू, विच ओपन्स अ विंडो। कुछ बुरा लग रहा है, कुछ खतरनाक लग रहा है, तो अपने ही संदर्भ में लग रहा है, तो उसकी बुराई अगर खत्म करनी है तो क्या करूं? एक तो यह कि उससे आके लड़ जाऊं, भिड़ूं, और दूसरा यह है
स्वयं को बदल दूं, वो खतरनाक लगना बंद हो जाएगा। कोई इतना ललचा रहा है कि लग रहा है जाके इसके पांव पे पड़ जाऊं, उसकी गुलामी कर लूं, तो एक तो ये कि कर ही लो गुलामी, और दूसरा ये है कि परखो तुम्हारे भीतर क्या है जो उसकी गुलामी करने को तत्पर है। उसको समझ लो, गुलामी से मुक्त हो जाओगे। बात आ रही है समझ में? ये प्रश्न अपने आप से पूछिएगा, अगर कामना ना होती तो तू कौन होता? आपके जीवन में जो कोई भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो, उसको लेकर के प्रश्न स्वयं से करिएगा, अगर मेरे पास कामना ना होती तो तू कौन होता? वो व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी विषय हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे पास कामना ना होती तो तू कौन होता? इसमें एक जगह अटकेंगे आप, अभी से बता रहा हूं। अटकेंगे ये कि कहेंगे वो है इतना प्यारा कि उसके कारण कामना है। ये आपने उल्टा कर दिया, कार्य कारण की बात आपने पलट दी। वो प्यारा है इस कारण कामना नहीं है। होशियार तो हो रहे सब। वो प्यारा है इस कारण कामना नहीं है। फिर से बोलो। ये बात भी हम हॉस्टल में ही समझ गए थे। जिन्हें कोई नहीं मिली थी वो भी आशिक थे। 6 महीने एडवांस में आशिक होना पड़ता था, फिर कोई मिल गई तो कह दिया यही है यही है। किसी के पास कोई नहीं था पर आशिक सब थे। कामना पहले थी, कामना का विषय बाद में आया। कामना पहले से थी। आशिक ही नहीं थे, ऐसे वाले भी आशिक थे जिनका आशिक भी है, ब्रेकअप भी हो गया, फिर विषय नहीं है। कामना तो तब भी है ना, वो मैं कई बार बता चुका हूं। वीकेंड है, उसके कमरे में घुसे, अंधेरा कर रखा है बढ़िया, एकदम उसने दर्द भरी गजल चला रखी है, कोई मोहम्मद रफ़ी का गीत चला रखा है दर्द भरा, जगजीत सिंह चल रहे हैं, और कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। वो बैठ करके ऐसे सुबह करा बियर पी रहा है। मुझे क्या हो गया? बोला ब्रेकअप हो गया। अरे 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 अरे, बहुत बुरा हो गया। दिखा बियर, दिखा, उसकी बियर आधी खाली कर दी। फिर कहा लेकिन बेटा तेरी तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं। न है न थी। तो बोल रहा है तू यहाँ उतारने के लिए आया है? फालतू बात मत कर, पीनी हो तो पी, नहीं तो जा बाहर। समझ में आ रही है बात? ये कामना पहले होती है, कामना पहले से है। अरे ब्याह पहले होता है या वासना पहले होती है, या पत्नी आ जाती है तब देख के वासना उठती है? सब महिलाएं सुन ले, ये ऐसे ही नहीं कहलवाया है। पहले वासना होती है माने ठरक, उसके बाद ब्याह होता है। तो कोई आपको इसलिए नहीं जीवन में ला रहा है कि आएगी ऐसे परी जैसा और बिल्कुल मदर टेरेसा बनेगी मेरे समझ में आ गई बात? ये कामना वासना ना हो तो किसको पति पत्नी प्यारे लगेंगे? मोह ममता ना हो तो आपके ये राज दुलारों की कितनी कीमत रह जानी है? कीमत शून्य हो जाए आवश्यक नहीं है, सही कीमत हो जाएगी। शून्य नहीं, सही। जब आत्मज्ञान होता है तो कामना ठिकाने लग जाती है। जब कामना ठिकाने लग जाती है तो आप वस्तुओं का सही मूल्य जानने लग जाते हो। ये है शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब ये नहीं है कि जगत अपने आप में शून्य है। व्यवहारिक तल पर बोल रहा हूं। शून्यता का अर्थ है कि उसके मूल्य में जो तुम जोड़ घटा रहे हो उसको शून्य कर दो। जोड़ना घटाना बेईमानी है, घपलेबाजी है, उसको शून्य कर दो। किन किन के साथ हुआ है? कोई गाड़ी देखी, हाँ अच्छी गाड़ी है, बढ़िया है, आप पहली बार देख रहे हो,
और फिर वो गाड़ी जरा सा आप वो आगे बढ़ी, आप चलते हुए गाड़ी के पीछे गए और फिर उस पर लोगो देख लिया, ब्रांड, बोले अरे बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। गाड़ी बढ़िया होती तो पहली नज़र में ही बढ़िया होती। गाड़ी को बहुत ही बढ़िया किसने बना दिया? ये माया है। समझ में आ रही है बात? ये क्योंकि उस ब्रांड को आप पहले से ही मन में क्या माने बैठे थे, पहले से। ब्रांड चीज ही वही है जो पहले से आपके बैठा हुआ है मन में। ब्रांड का, ब्रांडिंग का मतलब ही यही होता है। पहले से ही किसी के मन में बात बैठा दो कि फलानी चीज तो अच्छी है ही, तो अगली बार जब वो चीज सामने आए तो वो व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना किसी विचार के उसके लिए खर्च कर दे। हम्म। आ रही बात समझ में? पता है ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, इनके ये सब जो होते हैं, चाहे कोई छोटा सा स्टिकर ही क्यों ना हो, लोगो, इंसिग्निया, बहुत बहुत महंगे आते हैं। आपके पास किसी जबरदस्त लग्जरी मॉडल की कार है और पीछे उसका जो लगा हुआ था, जो भी, वो गिर गया है। आप वो अगर लगवाने जाएंगे वर्कशॉप में, बहुत महंगा पड़ेगा। आप कहोगे इतनी सी चीज तुझे उसको लगा के चिपकाना ही तो है, इसके इतने पैसे क्यों मांग रहा है? उसी के तो पैसे हैं, उसी के तो पैसे हैं। क्योंकि उसी की कामना है। आप ये थोड़ी बोलते हो कार चाहिए, आप बोलते हो भाई BMW। ब्रांड का मतलब ही यही होता है। माया एक ब्रांड है। हम्म। ब्रांड का मतलब कोई धारणा इतने गहरे आपके दिमाग में बैठा दी गई कि उसने अब विचार वर्जित कर दिया। अगर कुछ ऐसा है जीवन में, कोई भी आपके सामने ऐसा कोई विषय आता है जिसके सामने आपका विचार एकदम ठप पड़ जाए, मन का मतलब है विचार की चक्की, चक्की जो कभी रुकती नहीं है। अगर आपके सामने कोई आता है जिसके सामने ये चक्की यकायक रुक जाए, तो या तो आपके साथ कुछ बहुत शुभ हो गया है या अतिशय अशुभ। मैं माया को ब्रह्म की बिटिया कहा करता हूँ। उसका और सत्य का बड़ा करीब का नाता है। जो मन की दौड़ होती है, इस पर दो ही हैं जो एकदम ब्रेक, विराम लगा सकते हैं, या तो सत्य या तो माया। अंतर बस ये है कि सत्य जब विराम लगाता है तो फिर वो विराम ही होता है, और माया जब विराम लगाती है तो विराम ऐसा होता है कि थोड़ी देर रुका और फिर दूनी गति से चालू हुए। समझ रहे हैं? कोई आपको बिल्कुल झटका दे जाता है, इसे कहते हैं होश छीन लेना। हम्म। अंग्रेजी में जैसे जेनजी बोला करती है, माय गॉड, ही ब्लू द लिविंग डेलाइट्स ऑफ मी। हम्म। हक्के बक्के रह गए, अवाक रह गए, विचार शून्य पड़ गया। तो या तो कुछ बहुत बहुत अच्छा हो गया है आपके साथ, या कुछ बहुत डरावना। अच्छा होने की संभावना 0.01% है। तो समझ लीजिए। समझ में आ रही है बात? ये
विचार का रुक जाना कोई साधारण बात नहीं होती। माया से निपटने के लिए विचार आवश्यक होता है। जीवन में कुछ ऐसा है जो सोचना अनुमत ही न करता हो, तो आप फंसे। और ऐसा नहीं कि वर्जना हमेशा बाहर से आती है। आप पाओगे बहुत विषय ऐसे हैं जिनके बारे में आप सोचना शुरू करते हो और फिर खुद ही कहते हो नो 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 नो, ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना। नहीं, अगर कुछ ऐसा है कि नहीं सोचना तो मामला गड़बड़ है, या फिर मामला सीक्रेट है। अब सीक्रेटनेस तो हमारी जिंदगी में थोड़ा मुश्किल ही है। तो बहुत बड़ी संभावना यही है कि जिन मुद्दों पर विचार करने से आप खौफ खाते हो, उन्हीं मुद्दों में आपकी कैद है, नरक है। विचार नहीं करने से ऐसा थोड़ी है कि आप निर्विचार ध्यान में उतर गए और सत्य दिखने लगेगा। विचार नहीं करने से आप कोई निर्विचारी नहीं हो जाते, आप पशु हो जाते हो। पशु को जो चीज जैसी दिखती है उसको वैसा ही वो मान लेता है, वो विचार थोड़ी करता है। पशु और हो जाते हो। बहुत लोगों को मेरी बात सुनकर थोड़ी तकलीफ हो रही हो, कहेंगे पर विचार सत्य कैसे बताएगा? अच्छा चलो, विचार सत्य नहीं बताएगा तो क्या पशु की तरह भाव के आवेग में इंद्रियों से जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसी को सत्य मान लेना ठीक है? विचार बिल्कुल सही बात है, आपको सत्य तक नहीं ले जा सकता, पर विचार कम से कम जो अनुभवगत दृश्य हैं, प्रतीतियां हैं, उनकी तो कुछ परतें उघाड़ सकता है ना। तो इसलिए विचार उपयोगी है। समझ रहे हो बात को? हर मुद्दे के बारे में सोचना सीखिए। जो कुछ भी आप विश्वास में भर करके निश्चित माने बैठे हैं, उसको चुनौती दीजिए। अगर आपको लग रहा है सब ठीक है, आपने एक एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा है, आपके हिसाब से पूरा ठीक है, ये हिस्सा देख लिया, वो हिस्सा, वो मॉड्यूल, ये वो सब आपके हिसाब से सब ठीक है, चल रहा नहीं है वो, तो क्या मतलब है इसका? मतलब आप जो उस पर विश्वास रख रहे हो गलत है ना वो विश्वास। या कि आप उसके जांच भी रहे हो तो कुछ हिस्से जांच रहे हो। कौन से हिस्से जांच रहे हो? वो कोई नया नवेला आया है कोडर, उसने करा है तो उसका वाला जांचो, गलती उसने करी होगी, और उसमें 100 बार जांच लिया, गलती निकल नहीं रही है, प्रोग्राम चल नहीं रहा है, जो उसने करा उसमें गलती निकल नहीं रही है। आप क्या जांच नहीं रहे? जो आपने करा है। आत्मविश्वास पूरा है, मैंने करा, उसको थोड़ी जांचूंगा। अरे भाई, निष्कर्ष सीधा है ना। अगर चीज काम नहीं कर रही है, अस्तित्व की भाषा में यह होगा कि दुख है, दुख है, और आपके देखे जो कुछ है वो सब ठीक भी है, तो कुछ तो बात झूठी हुई यहां पे। अगर सब ठीक होता तो दुख क्यों होता? तो जो कुछ आप ठीक समझते हो ठीक नहीं है, जो कुछ आप जैसा समझते हो वैसा नहीं है। प्रश्न करना सीखिए, विचार इसीलिए होता है। हुँ? जिस तल पर समस्या है उससे हल्के तलों पर समाधान नहीं मिलता। जड़ में समस्या है तो पत्ती की सफाई से समाधान नहीं होगा। किसी इमारत की बुनियाद ही कमजोर है और आप उसमें नई दीवारें खड़ी कर रहे हो पुरानी दीवारें गिरवा करके, समाधान नहीं होगा।
लकड़ी में दीमक लगी हुई है और आप उसको पुतवा रहे हो, समाधान नहीं होगा। जिस तल पर समस्या है उसी तल पर समाधान होता है। वहां हम जाना नहीं चाहते, वहां पर मैं बाधित होता है। मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, बस चलती नहीं है। अगर नहीं चलती, तथ्यों में जीना सीखिए। अगर नहीं चलती तो अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि आपकी कामना है, आपने उस पर आरोपित कर दी है। आपकी कामना है, आपने उस पर डाल दी है, तो गाड़ी तो बहुत अच्छी है। तथ्य क्या है? चलती है नहीं। चलती नहीं है तो अच्छी कैसे है? फिर पूछिए अपने आप से, अच्छी क्यों लग रही है? जब चलती तो है नहीं तो अच्छी कैसे है? नहीं, अच्छी तो है ही। कैसे? अब भाव की बात हो रही है तो आखिरी एक बात, कुछ है ही है, उसी से भावना आती है। वो तर्क का बड़ा अपमान करती है, उसे तथ्य से कोई लेना ही देना नहीं। यह आग्रह कि कुछ है, यह है भावना। भव माने है, भव माने है, भाव माने उसका होना, और भावना माने आग्रह की निश्चित रूप से है। अध्यात्म का अर्थ ही है भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाने का साहस। साहस से भी बेहतर नियत। जहां भावना होती है ना, वहां भाव पीछे पीछे आ जाता है। ठीक वैसे जैसे कहा जाता है कि कुछ चीजों का होना तभी पता चलता है जब पहले उन्हें मानो। ये लोक ज्ञान सुना है कि नहीं? जैसे कहते हैं ना कि भगवान सिर्फ उनको ही दिखते हैं जो भगवान को मानते हैं। माने पहले भावना करो, फिर भाव आ जाएगा पीछे पीछे। यही सबसे बड़ा भ्रम है। भावना के पीछे पीछे जो भाव आता है वही माया है। हाँ नहीं, मेरा आग्रह था इसलिए मुझे लगा कि है। हाँ नहीं, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने उसका होना उस पर आरोपित कर दिया। वो मुझे मुड़ मुड़ के देख नहीं रही थी, पर मेरी काम मूलक मजबूरी है कि मैंने ये माना कि वो मुझे मुड़ मुड़ के देखती है। यही माया है। कोई बचाने वाला है नहीं, पर मेरी दुर्बलता की मजबूरी है कि मैं कहूंगा अरे नहीं, जब भी मुझ पे संकट आएगा तो भगवान मुझे बचाने आ जाएंगे। और जितना ये मानोगे संकट और 10 गुना आएगा। बात समझ में आ रही है? अध्यात्म सत्य का विज्ञान है, भावना का नहीं। जो अध्यात्म भावना प्रधान हो वो वास्तव में पशुता की शिक्षा है। आचार्य जी, जैसा कि आज आपने सत्र में बताया कि हम अपना अर्थ वस्तु पे डाल देते हैं और विषयों पे और उसको उसी तरह देखते हैं, तो वो सत्य नहीं होता। तो इसका ये मतलब हुआ कि सबके लिए दुनिया फिर अलग है, उसकी वस्तु वही रहेगी लेकिन हर इंसान के लिए वो अलग, क्योंकि अर्थ रखती है और सबकी कामना भी उसके लिए अलग है। सो जो एक ये एक्सियोम चलता है कि योर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, तो मुझे लगता है ये इसके साथ वही इनर वर्ल्ड भी क्या बोलना है, इनर सेल्फ। जो आप हो
अब यहाँ पे तो फिर वही निष्कामता ही वाली बात आ जाती है। जब आप आत्मज्ञान से निष्काम हो गए, तो जब कामना नहीं रहेगी, तो कामना से अर्थ भी नहीं ला दोगे किसी। कामना न रहे भी नहीं, पता तो रहे कि कामना है, पता तो रहे। उदाहरण के लिए एआई है, इसके माध्यम से मेरी कोई तस्वीर बना करके या मेरा वीडियो बना करके आपको दिखाया जा सकता है। वो ठीक है अगर आपको पता है कि ये एआई ने बनाया है, तो सामने है, उसका कुछ उपयोग भी हो सकता है शायद, पर ये पता तो रहे ना कि ये असली नहीं है, ये बनाया गया है। वैसे ही कामना है, पर ये पता तो रहे कि कामना के कारण मुझे वो चीज़ वैसी दिख रही है, जैसा 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 भावना हो रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है, ये पता तो रहे। ये कड़ाई के साथ बोल तो पाओ कि भाई है तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी डिज़ायर ऐसी है कि मुझे वो चीज़ चाहिए। उसमें है तो कुछ नहीं, पर मेरी डिज़ायर ऐसी है कि मुझे वो चाहिए। ये इतना दिखाई तो दे कम से कम, क्योंकि कामना शून्य वगैरह होने की बात करना लोग डर जाते हैं। हाँ, कामना मारनी पड़ेगी। कईयों के तो घरों में एक दो कामनाएं होती हैं, किसी की माँ का नाम कामना है, बहन, पत्नी, बीवी, किसी का भी बेटी, पड़ोसन। पत्नी पूछ रही कहाँ है, बोले कामना मारने गए। मैनेजर का भी होता है कामना ना। मैनेजर का नाम कामना है, समझ लो उतना पर्याप्त होता है। क्या चल रहा है ये दिख जाए। मुझे बहुत संदेह है इस बात में कि ये मशीन जो कुछ करती है, क्या कोई भी ऐसी अवस्था आती है कि मशीन वो काम करना बंद कर दे। और मुझे संदेह इसलिए भी क्योंकि मशीन का काम बंद कराने में भी मशीन से जुड़े होने की बात है। जिस मशीन से आपका कोई लेना देना नहीं रह गया, उससे आप क्यों चाहोगे कि वो अपना काम बंद कर दे। तो शरीर की मशीन जो अपने काम करती है, उसको बिल्कुल फुल स्टॉप, उसको हॉल्ट कराने का जो आग्रह है, वो भी तो यही बताता है ना कि अभी देहाभिमान बहुत है, तभी देह के सारे काम रोक देना चाहते हो। जानना पर्याप्त है कि देह ये सब कुछ कर रही है, और देह में मन भी आता है। जानना पर्याप्त है कि देह ये सब कुछ कर रही है। ये जान लो तो जो देह को आपने अतिरिक्त ऑब्सेसिव जोर दे दिया होता है, वो हट जाता है। जो प्रकृति का फिर एक सरल प्रवाह होता है, वो रहता है। हम्म? वह खरगोश है, इनका पेट भरा रहता है, घास पे बैठे रहते हैं, तो चरते थोड़ी रहते हैं। घंटों घंटों घास पे बैठे रहेंगे, घास का एक तिनका नहीं मुंह में डालते। ऑब्सेस्ड नहीं है, जबरदस्ती की कामना नहीं है, वो ठीक है। 4 घंटे से खरगोश घास पे बैठा है, घास खा थोड़ी रहा है। दो समय ये ज्यादा खाते हैं, एक एकदम सुबह, एक तो सांझ हो रही होती है उस समय ही अपना, बाकी अपना चिल ब्रो। आज समझ में आ रही है। हमारे लिए इतना काफी है देख पाना कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि मुझ पर कामना छा रही है। आप ये अगर सचमुच देख पा रहे हो, तो कामना का जहर निकल गया। अब वो आपको काटेगी भी तो वैसे ही जैसे बिना जहर वाला सांप होता है, थोड़ा सा चुभेगा लेकिन मर नहीं जाओगे। जैसा आपने पहले बोला, 5 सेकंड रुको और देख। हाँ, 5 सेकंड तो बहुत होता है।
जिस पे छाती है उसको एक पल के लिए रोकना मुश्किल है, ऐसी कूद मारता है वो। 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट जो रुक करके अपने आवेग पर, अपनी उत्तेजना पर पुनर्विचार कर सके, उसको तो बहुत मूर्खताओं से आज़ादी मिल जाती है। एक डाइटिशियन आया था, वो यहाँ तक पूछ रहा था कि अच्छा, क्या है, कब खाते हैं ज़्यादा? मैंने कहा देखो भाई, अपना तो रात का मामला है, और रात में सारी जनता जाती है सो, मुझे कोई खाना तो देगा नहीं, तो फ्रिज में रहता है, और वो उधर वो अलमारी है ना, उसमें रहता है। बोला अच्छा, तो फ्रिज में तो पहले का ही बना रहता होगा और अलमारी में पैकेज्ड प्रोसेस्ड रहता होगा। हाँ। जानते हैं उसने क्या पूछा? बहुत मज़ेदार बात। उसने पूछा आपके बिस्तर से फ्रिज की दूरी कितनी है? आपके बिस्तर से फ्रिज की, या वो जो अलमारी है जहां आप वो सब रखते हो, उसकी दूरी कितनी है? समझ रहे हैं बात को? बोले अगर 5-10 सेकंड का भी समय मिल जाए ना, तो वो जो क्रेविंग सर चढ़ के बोलती है, वो उतर जाएगी, खासकर जाड़े में। कौन ये मीलों का फासला ठंड में तय करके जाएगा? इससे अच्छा रजाई डालो, सो जाओ, सुबह खा लेंगे। इतनी ओछी चीज होती है ये, इतनी ओछी चीज। हाथ आ गई तो पूरा नमकीन का पैकेट अंदर जाएगा। सिरहाने रख लिया तो इतना भारी डब्बा भी खाली हो जाएगा। और अगर सिरहाने नहीं है तो कोई बात नहीं, उतनी दूर कौन चल के जाएगा ठंड में, सो जाओ ऐसे ही। इतनी ओछी चीज है, इतना कम इसका मूल्य है। वो पल बिता दो, बहुत तरीके की मूर्खता से बच जाओगे। हम नहीं कह रहे हमेशा एक पल ही पर्याप्त होगा, कई बार मामला सर चढ़ के बोलता है, लंबा भी जाता है। पर जब सर भी चढ़ के बोल रहा होता है, तो भी जो मूर्खता में स्पाइक आता है ना, वो तो किन्हीं किन्हीं पलों में ही आता है। उन पलों को करना सीखो। ठीक वैसे जैसे पानी पास होना चाहिए, सोते समय सिरहाने पानी रख लेना चाहिए, उसी तरीके से मूर्खता की चीजें जानबूझ के दूर रखो। कि अगर कभी लगे भी कि इन तक जाना है, तो जाने में समय लगे, क्या पता उतने समय में सद्बुद्धि आ ही जाए, क्या पता उतने समय में नशा फितूर उतर ही जाए। हम्म। और जो अच्छी चीजें हैं उनको एकदम निकट रखो, भले ही उनका इस्तेमाल नहीं करते हो, फिर भी निकट रखो, कि कभी वो अनुग्रह का पल आए कि हाथ उस ओर बढ़ना चाहे, तो हाथ तत्काल बढ़ के पकड़ ले। तब ये ना हो कि दूरी है, दूरी हो गई तो फिर बहाना मिल गया कि अरे अब कल करेंगे। ये कुछ खेल हैं जो अपने साथ खेलने पड़ते हैं, वास्तव में इनको ही आप ध्यान की विधियां कह सकते हो। नमस्ते आचार्य जी। आज के सत्र से जुड़ा एक प्रश्न था मेरे सामने। अवनीश कुमार जी हैं बिहार से। वो पूछ रहे हैं कि आचार्य जी, मेरा सवाल ये है, अगर मेरी कामना का जो विषय, मेरी कामना किसी विषय को सुंदर बनाती है और वो मेरी कामना मेरे भीतर है, तो ऐसे क्यों हो जाता है कि एक ही चीज बहुत सारे लोगों को सुंदर लग सकती है? उदाहरण के लिए, किसी कार का मॉडल बहुत सारे लोगों को आकर्षित लग सकता है, या कोई विश्व सुंदरी बहुत सारे लोगों को आकर्षक लग सकती है। क्योंकि ये जो बहुत सारे लोग हैं,
उस सुंदरी के मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं ना। ये जो बहुत सारे लोग हैं, ये सब एक जैसे होंगे क्या? वो स्त्री है तो ये पुरुष। पुरुष। खत्म पुरुष। खत्म, हो गया। यहाँ बात शरीर की है, यही बात मेंटल कंडीशनिंग पर भी लागू होती है। बहुत सारे लोगों को एक ही पट्टी पढ़ा दी जाए तो उनको एक ही चीज अच्छी या बुरी लगने लगेगी। आपके सबको सबको बता दिया जाए कि पीले लड्डू बड़े जबरदस्त होते हैं, और यहाँ एक पीला लड्डू रख दिया जाए तो कोई मेरी ओर थोड़ी देख रहा होगा। फिर सबको एक चीज ही अच्छी लग रही है तो माने या तो सबका फिर तन एक जैसा है या फिर सबका मन एक जैसा है।